हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति एज पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार चीज़ों को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं, 71वीं बीपीएससी में जो करंट अफेयर से टॉपिक आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम में, उससे संबंधित सारे वीडियो को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक पर। यहाँ से आप लोग 1 से 2 प्रश्न जरूर दिख जाता है, या इससे भी अधिक प्रश्न देखे जा सकते हैं। इससे संबंधित पक्षों से जो भी संबंधित पक्ष इसके होते हैं, जैसे आपको इससे डाटा से होगा, या कुछ प्रदर्शन से होगा, या कुछ और भी संबंधित संबंध होते हैं देशों के बीच, संस्थाओं के बीच, या रिलेटेड संस्था, वहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो सभी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। यह सीरीज़ आप लोगों के लिए इतना लाभदायक होगा, जो आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और वो मैं इस सीरीज़ में उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम में दिखे। तो हम एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति को सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास से संबंधित एक माइंड फ्लैश आप डू यू नो के तहत कवर किया जाता है, क्या आपको कितना याद रहा है पिछली क्लास से चीज़ें, उसके संबंधित प्रश्न। तो आज 10 प्रश्न है, तो देखने का प्रयास करेंगे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं। जो आपको कल लास्ट क्लास हुई थी उसमें है, नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई है। इस योजना को मैंने बोला था आप लोग को स्टार में रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो सरकार कर रही है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री धन जन कृषि योजना है, उसमें कुल वार्षिक परिव्यय राशि निर्धारित की गई है। जैसा कि आपको याद होगा, जो 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था, जिसमें लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने के द्वारा इस योजना का पुनः नाम लिया गया है। तो क्या करना, आप लोग इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है, डाटा है, जो कवर कराया गया एग्जाम में, जरूर कवर करके जाइएगा। प्रश्न हो सकता है पूछा जा सके। फिर आपको एक रजिस्टर आया, सैंपल आया था, सैंपल रजिस्टर सिस्टम, जिसे हम लोग SRS 2025 के बुलेटिन बोलते हैं। उसके अनुसार मातृ मृत्यु जो है अनुपात MMR 2020-22 में घटकर कितना लाख हो गया है, प्रति लाख के संदर्भ में आपको यहाँ पूछा जा रहा है, प्रति लाख कितना हो गया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इससे संबंधित आंकड़े को अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछा जा सकता है। फिर आज इसी रिपोर्ट में SRS जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है। यह आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। वर्तमान डाटा के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर वाला, याद रखिएगा। इसके साथ 2011 का जनगणना आप लोग जरूर अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से आप लोग को 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। खासकर बिहार के डाटा को जरूर याद कर लीजिएगा। जनगणना 2021 में बिहार का जो डाटा होता है, उससे संबंधित सारे फैक्ट को जरूर रिवीजन करके जाइएगा, प्रश्न दिख जाएगा आप लोगों को। फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है, अर्थात किस मंत्री के द्वारा इससे लॉन्च किया गया है इस योजना को। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री के द्वारा कितनी राशि की विकास योजनाओं को क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तो आपको आधारशिला रखी गई है, तो कितनी राशि थी वो राशि बतानी है इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट है, भारत प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई, अर्थात भारत प्रोजेक्ट जो आपको वन वे कम्युनिकेशन की बात करता है, वो इंटरलिंक करने की बात करता है। तो भारत प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है, इसका डेट बताना। बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, किस राज्य से की गई या किस जगह से की गई, इसे भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में हियो जल विद्युत परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, और इसको मैंने आप लोग को बताया था, स्टार करिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की राज्य है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है, संस्था का नाम है, तो संस्था का नाम बताना है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण आपको पिछले क्लास से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी है जो मैंने क्लास के दौरान आप लोग को रिवीजन कराया था, तो उसे जरूर रिवीजन करके जाइएगा, बार बार देख के जाइएगा। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। प्रश्न PYQ को ध्यान में रखकर अपने टॉपिक को चयन कीजिएगा, किस सूचकांक से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, बीपीएससी की बात करें, लगातार बीपीएससी क्या करती है, प्रेस से पूछती है, प्रेस से संबंधित आपको खुशहाली से प्रश्न पूछती है, फिर आपको बौद्धिक संपदा से प्रश्न पूछती है। इसी प्रकार के कुछ खास टॉपिक है जहां से वो बार बार रिवीजन करती है प्रश्न के तौर पर।
तो सूचकांक तो ऐसे बहुत है, 80-90 सूचकांक वर्ष भर में क्या कहते हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी होते हैं, पर आपको कुछ सूचकांक को क्या करना, देख कर जाना है ताकि आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके। जिसमें हम लोग बात करेंगे आज ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से कुछ फैक्ट डाटा आपको और भी टॉपिक को कवर कराएगा। फिर वैश्विक शांति सूचकांक आपको 2025 करके जानी है, जहां पर आपको यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यह बहुत जरूरी है, यहां से प्रश्न पूछता है, तो आप इसको जरूर कवर करेंगे। साथ ही साथ ग्लोबल जो लिबिलिटी सूचकांक है 2025, उसे भी देख के जाएंगे। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप किया, भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप लिस्ट में आता है। इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक का एक आता है क्यूएस रिपोर्ट, तो उसे भी लगे हाथ देख लेंगे। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो इसको स्टार करके जाना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पुनः संभावना बनती है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट आपको 2025, तो इसे भी आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ध्यान रखिएगा आईपी से रिलेटेड हमेशा प्रश्न टॉप में रहता है। अगर सूचकांक में बात की जाए ना, तो 2-3 सूचकांक ऐसे हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट पर होता है, जिसमें बौद्धिक सूचकांक आता है, लैंगिक सूचकांक आता है, फिर विश्व प्रसन्नता सूचकांक, और आपको याद रखिएगा एक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसको याद रखिएगा, टॉप लिस्ट में आता है, जहां पर प्रश्न रिपीट बार बार हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, वैश्विक परमाणु ऊर्जा रिपोर्ट, जहां पर हालिया जो 12 अगस्त का रिपोर्ट डाटा सरकार के द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा इससे संबंधित बात आपको 15 अगस्त को क्या किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला के प्राचीर से संबंधित बातें की गई हैं। कितना हम लोग पवन ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में अपना स्थिति बना रखे, देश कौन सा रैंक लाया, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको भी हम लोग देखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपको यहाँ देखेंगे, और इसे स्टार रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। फिर जलवायु जोखिम सूचकांक, यह भी आपको रिपोर्ट आपको देख कर जाने की आवश्यकता, सूचकांक को यहाँ पर कौन कौन सी बातें की गई है, साथ ही साथ भारत के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2024, इसे देख के जाने की आवश्यकता है। और लास्ट में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आपको 2024 का है। तो क्या करना, इतने सारे चीज़ों को देख के जाना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, सबसे पहले क्या यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सूचकांक से प्रश्न बनाए जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, जारी करता क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है। दूसरा, फिर उसके बाद रैंक इसका पूछेगा। तीसरा, फिर इसका संस्करण कौन सा है, याद रखिएगा संस्करण। और बाकी चीज़ें हैं अदर्स फैक्ट में आएंगे, वहाँ से भी प्रश्न पूछा। ये 3 सबसे पहले याद करना है किसी भी सूचकांक में, कि जारीकर्ता कौन है। रैंक संबंधित देश में हम बात करेंगे, टॉप की भी बात कर लेंगे, लेस की भी बात कर लेंगे, और भारत की भी बात कर लेंगे। 3 रैंक आपको देखने को मिलेगा हर सूचकांक में, तो उसे देखने की आवश्यकता, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें हम लोग बात करेंगे संक्रमण सूचकांक की, तो यह 18 जून 2025 को जारी किया गया, इसे जरूर याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हमेशा हर साल आपको इसकी बैठक दवास में होती है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर ध्यान रखिए बहुत से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं वहाँ के मंचों से, साथ ही साथ विश्व में अपना रिपोर्ट हमेशा जारी किया जाता है। ध्यान रखिए प्रकाशन जो था, जो फोर्थ रिंग जो इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन 2025 के नाम से यह आता है रिपोर्ट। और ध्यान रखिए इसमें 118 देशों को शामिल किया गया। वहाँ ऊर्जा प्रणालियों में किस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार की नीतियाँ किस रूप से, साथ ही संबंधित प्रदर्शन का स्तर क्या है, उससे संबंधित सारे आंकड़ों को यह प्रदर्शित करता, ताकि यह समझी जा सके विश्व में स्थिति क्या ऊर्जा को लेकर। जो सरकार बातें कर रही है क्या वो धरातल पर उतर रहा है। हालांकि ध्यान रखिए इसमें सरकार के कार्य की दिशा हमेशा और दशा हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी होता है, जो तकनीक होता है, उसके स्तर पर सरकार क्या करती है, हमेशा
दबाव में रहती है कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर इस सूचकांक को क्या किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है इस सूचकांक का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा, इन स्थितियों में यह सूचकांक जारी करता है कि विश्व में समानता, स्वच्छ ऊर्जा, सतत आर्थिक विकास के वहनीय पहुंच कितने लोगों तक पहुंच पाई है। इस आंकड़े के आधार पर, अर्थात किसी भी देश या किसी भी रीजनल की बात करें, हम एशिया पैसिफिक की बात कर ले या यूरोपियन पैसिफिक की बात कर ले, उसमें स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास जो हमारा है उसमें वहन करने वाली क्षमता कितनी है। साथ ही साथ याद रखिएगा पर्यावरणीय स्थिरता, जो हम पर्यावरण को क्रिएट कर रहे हैं ऊर्जा स्थानांतरण को लेकर, उसमें स्थिरता कितना, वो एक्सेसिबिलिटी उसकी कितनी वर्ष तक रहेगी, यह स्थिरता आपको ध्यान रखिएगा, जो सस्टेन उसको कितने वर्षों तक कर पाएगा। फिर ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, जो ऊर्जा उपलब्ध करा रहे हो क्या उससे हम ऊर्जा लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं, अर्थात जो मांग है और पूर्ति ऊर्जा की, क्या उससे अधिक हम ऊर्जा का उत्पादन कर पा रहे हैं जिससे हम तत्कालिक रूप से क्या कर पाए, ऊर्जा की सुरक्षा उपलब्ध करा पाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जिसको आपको इस सूचकांक में मापी जाती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर हम ऊर्जा संक्रमण सिद्धांत में देशों की ऊर्जा प्रणालियों को समझने का प्रयास करें तो टॉप में 5 याद रखिएगा, स्वीडन पहला है, दूसरा फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये 5 टॉप देश है जो इस सूचकांक में टॉप में आते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 में वैश्विक औसत जो ETI है, अर्थात हम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं, वो कितने प्रतिशत की सुधार हुआ है, तो 1.1% का सुधार दर्ज किया गया। वहीं ध्यान रखिए पिछले 3 वर्षों का औसत कितना है, 0.4%, जो दुगना है। और वही इक्विलिटी में ध्यान रखिए, समानता में हम लोग 2.2% को सुधार किए हैं। और सस्टेन में, स्थिरता में हम लोग 1.2%, सिक्योरिटी की सुरक्षा को लेकर 0.4%। तो कुल मिलाकर हम इसमें अच्छे प्रदर्शन करता रहे हैं। सभी देश, जो देश इस सूची में शामिल किए गए, तो अच्छे प्रदर्शनकर्ता के तौर पर शामिल किया गया क्योंकि सभी की समग्र सहायता यहाँ रही। वहीं बात करें अगर इस सूची में, तो भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको 63 है। तो ध्यान रखिए 63, थर्ड रैंक आपको यहाँ पर भारत को दिया गया। 2024 के अनुपात में 71वां रहा है, अर्थात यह 24 में 63 था और 2025 में 71 था। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पर अंतर देखने को मिल जाता है। वहीं भारत में ऊर्जा दक्षता और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे देशों में प्रगति की। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, आंकड़ों को लेकर भारत दावा कर रहा है कि विश्व का चौथा देश है और इस संक्रमण सूचकांक में बोल रहा है कि आप 71वें स्थान पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर या तो समझने का प्रयास कीजिएगा, संक्रमण सूचकांक में आंकड़े वेरी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है इस पॉइंट पर जाके चीज़ों को समझना कि यहाँ पर हम स्टेबिलिटी कितना दे पा रहे हैं, कितनी पहुँच दे पा रहे हैं, इसमें अंतर है। ना कि आपको यह समझना कि सरकार कुछ बोल रही है और आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। हो सकता है सरकार उत्पादन बेहतर कर रही है पर उसकी पहुंच स्थापित करने में सरकार को प्रॉब्लम हो रही होगी, इस आधार पर आंकड़े में थोड़ा सा वेरिएशन आया, तो इसको समझिएगा। वहीं चीन का हम देखें तो 12वें स्थान पर इसे रखा गया है, अमेरिका 17वें स्थान पर, नाइजीरिया अफ्रीका में अग्रणी स्थान है, 48वें स्थान से 61वें स्थान पर चढ़ गया है। वहीं ध्यान रखिएगा UAE पिछले दशक में सबसे तेज सुधार करने वाले देशों में शामिल है। तो कम से कम इन देशों की भी सूची का याद रखिएगा। साथ ही साथ क्या याद रखना है कि स्वच्छ ऊर्जा निवेश में आपको 2 ट्रिलियन क्या है तक पहुंचाया गया है वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश को। तो कितना निवेश किया गया 2024 में, तो ध्यान रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि दर 11% दर्ज किया गया है जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश में, अर्थात जो निवेश किया गया स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने में, वो हो सकता है नवीकरणीय ऊर्जा हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इस प्रकार के बहुत से क्षेत्रों में किया गया होगा। CO2 उत्सर्जन में ऊर्जा की मांग की बात कर रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2024 में वैश्विक ऊर्जा का 2.2% बढ़ा है, जो हाल के वर्षों में सबसे तेज दर मानी जा रही है। वहीं पर ध्यान रखिएगा ऊर्जा में जुड़े CO2 उत्सर्जन आपको कितना है, 37.8 अरब टन सर्वाधिक स्तर पर पाया गया। तो इस तरीके से कुछ आंकड़े हैं, जरूर आप इसे रिवीजन करके जाइएगा, आपको प्रश्न मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में
कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि कुछ आंकड़े आपको देख रहे होंगे, रेड कलर, कुछ पिंक कलर है, कुछ येलो कलर है, कुछ ग्रीन कलर है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, कुछ आंकड़े बताता है, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसे प्रतिवर्ष सिडनी की एक ऑस्ट्रेलिया की स्थित थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसे IEP कहते हैं, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पूछेगा किस संस्था के द्वारा जारी किया था। सिडनी का एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक है जो इसके द्वारा जारी किया जाता है, इससे याद रखिएगा। और सबसे पहले 2007 में से जारी किया गया था। इस वर्ष कब जारी किया गया है, तो 18 जून आपको 2025 को यह जारी किया गया। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, तो कौन सा संस्करण हुआ, तो 19वां संस्करण हुआ। तो इस प्रकार से फैक्ट बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो 2008 में इसकी स्थापना क्लेरिया ऑस्ट्रेलिया में की गई। ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक विश्व के स्तर पर 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, कितने इसमें मात्रक और गुणात्मक मात्रा को शामिल किया जाता है, 23। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, इसमें 163 देशों को शामिल किया जाता है, जो विश्व की कुल कितनी जनसंख्या है, 99.7% जनसंख्या को कवर करता है। तो ये बहुत वृहद जनसंख्या को लेकर चलता है। आंकड़े में कुछ बातें की गई थी, टॉप में कौन है, भारत की स्थिति कौन है, अंतिम कौन है। तो याद रखिएगा, आइसलैंड प्रथम, फिर आयरलैंड दूसरा है, न्यूजीलैंड तीसरा, ऑस्ट्रेलिया चौथा, स्विट्जरलैंड पांचवा। इस रैंक को अच्छे से याद कर लेना। भारत की स्थिति की बात करें तो 115वां रैंक है और 2024 में 116वां रैंक था। तो इस तरीके से इस कुछ आंकड़ों को रिवीजन करके जानिए। अगर अंतिम रैंक में बात करें तो 63, 100 आपको रूस को रखा गया, यूक्रेन 62 और सूडान आपको 61 रखा गया। तो शांति, हालांकि वहां पर युद्ध के कारण है, इसलिए इस सूचकांक में आपको दिख रहा है। हालांकि अगले साल आएगा तो देखिएगा कुछ अंतर यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा नीचे के सूचियों में, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन को, इजराइल फिलिस्तीन और साथ में साथ आपको ईरान के मामले में चीज़ों को बदलते हुए आंकड़े दिखेंगे आपको। नेक्स्ट याद रखिएगा, सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है, पश्चिमी और मध्य यूरोप है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, आपको मीना जिसको बोलते हैं, वो क्षेत्र शामिल है। दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश यूरोप के बाद एशिया प्रशांत। एशिया प्रशांत हालांकि अभी भी ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में बताया गया शांति है, कुछ देशों में छोड़कर बाकी जगह शांति है। सबसे शांतिपूर्ण जो देश है आइसलैंड, लगातार 17वीं बार शीर्ष स्थान पर। जो आइसलैंड है वो क्या किया है, 17वीं बार लगातार इस टॉप पर है। तो इसे याद रखना है। विश्व का सबसे कम शक्तिशाली देश यमन है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। 2024 के आंकड़ों के आधार पर 2025 में यमन, सीरिया, दक्षिणी सूडान जैसे देश निचले पायदान पर बने हुए। इस तरीके से कुछ फैक्ट आपको बताया। हालांकि 163 पर रूस, 162 पर यूक्रेन और 100 आपको 61 पर सूडान आंकड़े में है। तो यह समग्र तौर पर बताई गई है कि यहाँ कौन सा शामिल है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे एशियाई देशों में। तो जापान, सिंगापुर, भूटान है एशिया पैसिफिक में सबसे शांतिपूर्ण देख रहे। न्यूजीलैंड सबसे टॉप पर है, उसके बाद सिंगापुर, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, वियतनाम, ताइवान, इस तरीके से सूची दी गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। तो आपको एशिया पैसिफिक में जो देशों की सूची है वहाँ बताई गई है। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा जो है आपको 116 है। तो इस स्तर पर भारत शांति स्तर पर मामूली सुधार की बात की गई है, मामूली सुधार हुआ यहाँ पर। वहीं GPI 2025 में यूरोप के क्षेत्रों में क्या बोला गया, एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में अधिक शांतिपूर्ण बना हुआ है। तो कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको रिविजन करके जाना है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा लैंगिक अंतराल सूचकांक। इसके तो दम सारे आंकड़े को रिवीजन करके जाइएगा। इस टॉपिक के, इस सूचकांक के सभी आंकड़े को रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न किसी भी रूप से पूछा जा सकता है। हालांकि ज़्यादा संभावना रैंक से ही होता है, फिर भी आपको जरूर करके जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें ध्यान रखिएगा इसको पहली बार 2006 में जारी किया गया। तो इस वर्ष कब जारी किया गया, 11 जून 2025 को। अगर हम इसके अतिरिक्त बात कौन सा संस्करण होगा, तो 19वां यह संस्करण है इस सूचकांक का। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कब जारी किया गया, इस वर्ष कब जारी किया गया, संस्करण कौन सा। सबसे पहले तो आप इससे एक की पॉइंट निकालिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व भर में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना या उससे संबंधित को सूचकांक को देशों के सामने रखना, सरकारों के सामने रखना या संबंधित पक्षों के सामने रखना। संबंधित पक्ष कहने का मतलब कि बहुत से स्टेक होल्डर होते हैं राज्यों के, तो वो क्या है, NGO के तौर पर काम करते हैं या सरकार के अप्रत्यक्ष कार्य
सहायता करते हैं तो उनके लिए यह रिपोर्ट डाटा दिया जाता है। फिर उसके बाद सूचकांक में जो है पूर्ण लैंगिक समानता 100 बोली गई है, पूर्ण लैंगिक असमानता 0 बोली गई है। अर्थात 100 के करीब जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, 0 के आसपास होगा सबसे कम होगा। अगर हम बात करें ग्लोबल में इस बार 68.8% बोला गया है कि समानता है। अगर हम भारत की बात कर बोले तो 64% ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर समानता की स्तर है। तो इस तरीके से कुछ बातें दी गई है, तो इसे आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है इसी में कि सूचकांक में आपको क्या लिया जाता है। 4 प्रमुख आयाम लिए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आर्थिक भागीदारी और उसके अवसर किस प्रकार से महिलाओं को दी जा रही है, अर्थात समानता को स्थापित करने के लिए हम आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित कैसे कर रहे हैं। शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करते हैं, किस प्रकार के शैक्षणिक उपलब्धियां दी जा रही है, अवसर किस प्रकार से सृजित किए जा रहे हैं, इस प्रकार के फैक्ट। स्वास्थ्य और जीवित रहने से संबंधित हेल्थ एंड जो हम सर्वाइवल कराने की स्थिति कैसे डेवलप कर पाए, स्टेट कैसे काम कर रहा है, कोई देश इस क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है। फिर राजनीतिक सशक्तिकरण कैसे उपलब्ध हो रही है, किस रूप में उपलब्ध हो रही है, सारे आंकड़े को इस सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो जिसे आप लोग जरूर देख के जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर रैंक कौन लाया। सबसे पहले तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ये टॉप 5 है। इसको याद करके जाने की बात है। आइसलैंड लगातार आपको 17वां बार क्या किया है, इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो इसे जरूर याद कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया, 17वां याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर पाकिस्तान, सूडान और चाड। तो सूडान, चाड आपको 146वां सबसे अंतिम पायदान पर है। उसके बाद सूडान है, उसके बाद पाकिस्तान। तो ये स्थिति याद रखिएगा। भारत की स्थिति बात करें तो 2025 में आपको 131 है, 2024 में 129 था। तो इस तरीके से कुछ सुधार आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें 4 मुख्य घटक की बात करें तो उसमें आर्थिक भागीदारी अवसर में 144वां रैंक भारत को दिया गया है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में 110वां रैंक दिया गया है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में आपको 143 रैंक दिया गया। वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण में 69 आपको रैंक है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस क्षेत्र में रहा है। तो समग्र में रहा है या राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इस तरह ऑप्शन बना के आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन आपको राजनीतिक सशक्तिकरण में रहा है। तो इस प्रकार आप आंकड़ों को देख के जाइएगा। अब औसत लैंगिक समानता स्कोर कितना बोला गया, 68.8%। वहीं अगर हम मौजूदा गति से चलते रहे, जिस तरीके से अभी हम सरकार, विश्व की सभी सरकारें अपने राज्य के क्षेत्रों में महिलाओं के समानता की बात कर रही है, सरकार काम कर रही है या जिस प्रकार से उसे अवसर दे रही है, अगर हम उसमें लगातार उसी रूप से काम करें तो पूर्ण लैंगिक समानता लगने में अभी भी हमको 134 वर्ष लग जाएगा। तो सरकार को, संबंधित पक्षों को, संबंधित स्टेट होल्डर को और भी गति से काम करने की आवश्यकता होगी। तो 134 वर्षों का आंकड़ा याद रखिएगा, आप लोग प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। चलिए अगर नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबल लिवेलिटी सूचकांक, अर्थात रहने योग्य स्थान किस तरीके से देश विश्व में है। तो इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा ये कब जारी किया गया, कितने शहरों को शामिल किया गया, 173 शहरों को शामिल किया गया, 18 जून को यह जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया था, इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसे हम लोग EIU कहते हैं, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिस्ट यूनिट है उसके द्वारा क्या किया जाता, तो विभिन्न शहरों को जीवन की गुणवत्ता मापी जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस प्रकार के क्वालिटी उपलब्ध है उस शहर के क्षेत्रों में। अर्थात कोई एक शहर हम ले लेते हैं, विश्व का कोई एक शहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्वालिटी लाइफ क्या है, QL क्या है, इसको आंकता है। उसके लिए विभिन्न मानक वो बना रखा है, उसके लिए विभिन्न तरीके बना रखा है। जैसे आपको 30 संकेतक वो कहता है हम इंडिकेटर के तौर पे इसे शामिल करेंगे, पर वो 30 आपको जगह पर क्या बोलता है, हम 5 प्रमुख श्रेणियों में जिसे बांट देंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना SDG गोल, या आपको 17 टोटल गोल बोलता है, पर 169 इसके आपको कैटेगरी बना के रखा हो, जिसके आधार पर हम 17 को मापेंगे और उसके बाद हम SDG के आंकड़े निकाल कर लाएंगे। तो इसी तरीके से कुल मिलाकर यही बात यह भी बोलता है। तो इसमें स्थिरता, स्वास्थ्य, देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को क्या बोलता है कि हम इस आंकड़े के आधार पर, इस सूचकांक के आधार पर, इस 5 मानकों के आधार पर हम इस 30 संकेतकों को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें किसी राज्य का क्या बोलता है कि स्थिरता, स्टेबिलिटी क्या है, कोई भी क्षेत्र कितना स्टेबिलिटी वो बना कर रखे हुए, अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार
का तो उपद्रव तो नहीं मच रहा, शांति वहाँ कितनी बनी हुई है इसको मापेगा। स्वास्थ्य देखभाल अर्थात हेल्थ केयर वहाँ का कैसा है, अर्थात जैसे स्थिति कोरोना में बनी थी वो तो विषम स्थिति मानी गई थी। अगर समान धारणा में हम बात करें, समान धारणा में समान समय में बात करें तो किसी क्षेत्र का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वो अपने नागरिकों तक हेल्थ केयर सिस्टम कितना जल्दी उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट है संस्कृति और पर्यावरण, वहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट कैसा है इसको भी जांचने का काम करता है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा उपलब्ध कराने की तकनीक क्या है, इससे संबंधित आंकड़ों को मापता है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप किया जा रहा है, क्या वर्तमान समस्याओं का समाधान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या भविष्य के समस्याओं को भी देखकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा SDG के संदर्भ में यहाँ पर बातें होती है, साथ ही साथ आपको ग्लोबल वार्मिंग के भी कॉन्सेप्ट को यहाँ देखा जाता है। अब कुल मिलाकर हम बात करें तो विश्व में रैंक कौन है, तो ध्यान रखिएगा 5 टॉप में कोपेनहेग, वियना, ज्यूरिख, मेलबर्न और जिनेवा 5 टॉप शहर हैं जहां पर बेस्ट क्वालिटी इंडेक्स है आपको रहने योग्य। इसके साथ साथ देश की बात करें तो कोपेनहेग डेनमार्क में है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और जिनेवा आपको स्विट्जरलैंड में। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट सूचकांक में, लिविलिटी सूचकांक में किस देश की 2 शहर टॉप 5 में शामिल है, तो स्विट्जरलैंड याद रखना। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगर अंतिम रैंक वाले देशों की बात करें तो 173 में दमिश्क है सीरिया का, त्रिपोली लीबिया का, ढाका बांग्लादेश का, कराची पाकिस्तान का, जो टॉप नीचे से हैं 173, 172, 171, 170 तक। अब हम बात करते हैं इसी तरह विश्व का सबसे रहने योग्य शहर आपको जो बोला गया कोपेनहेगन को बोला गया। वहीं बात करें जहां पर 5 श्रेणियों में से 3 स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचा में 100 में से 100 स्थान अंक प्राप्त किया है कोपेनहेगन, तो यह बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। वहीं दशमिश की बात करें तो लगातार जारी नागरिक अशांति, सशस्त्र संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे क्या क्या अंतिम 173वां रैंक पर रखा गया। अब दमिश्क विश्व का सबसे कम रहने योग्य और सर्वाधिक असुविधाजनक शहर बताया गया है। इस तरीके से अगर भारत की बात करें तो 2 भारत के शहर है, दिल्ली और मुंबई, जिसमें 141वां रैंक दिया गया उसे। यह 2 शहर है जो भारत में रहने योग्य हैं, ऐसा बात बोला गया इस सूचकांक। जहां पर प्रदूषण, अवसंरचना, दवा और जनसंख्या घनत्व भारत का बहुत ज़्यादा, इसलिए अन्य शहरों में जो क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए उसके आधार पर रहने योग्य नहीं है। तो कुल मिलाकर कौन सा शहर भारत का शामिल उसे याद रखिएगा, विश्व में कौन सा है ये याद रखिएगा, कौन टॉप 5 में किसी देश के 2 शहर शामिल है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर हम बात करें QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 का जो आपको जारी किया गया अक्टूबर 2024 आपको 19 जून 2025 को जारी किया गया, जो प्रथम बार जारी हुआ था आपको 2004 में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। तो यह कौन सा संस्करण होगा, तो 22वां संस्करण होगा। तो ये फैक्ट आपसे प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो कुल मिलाकर यह क्या बात करता है, बात यह करता है कि विश्व में हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना निर्माण अर्थात इकोसिस्टम कैसे बना कर रखे हुए, जिसमें बात होती है गुणवत्ता की अनुसंधान, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, रोजगार योग्यता और वैश्विक प्रभाव का, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से छात्रों के लिए उपलब्ध है, साथ ही साथ वो रोजगार कितना उपलब्ध करा पा रहा है। अगर किसी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, वो रोजगार परक शिक्षा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। साथ ही साथ वैश्विक प्रभाव उस यूनिवर्सिटी का कैसा है, अर्थात बौद्धिक रूप से वह किस रूप से सोसाइटी को क्या कर पा रहा है, प्रभावित कर पा रहा है। तो इस तरीके से आकलन वो लिखता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान US का सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया 100 अंकों के साथ। उसके बाद आपको इंपीरियल कॉलेज लंदन, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय US और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK, फिर आपको 5वां रैंक हार्वर्ड विश्वविद्यालय US। तो टॉप 5 में US और UK यूनाइटेड किंगडम के 5 यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, जिसमें से 3 US के और 2 UK के हैं। तो आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर सिर्फ 5 भारतीय संस्थानों की बात करें तो 2026 वाले रैंकिंग में ध्यान रखिए IIT दिल्ली 123, IIT बम्बई 129, IIT मद्रास 180, IIT खड़गपुर 215 और भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है वो आपको 219 है। तो अब यहाँ से क्या प्रश्न बनाया जाता है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है किस यूनिवर्सिटी का इस रैंकिंग में सुधार गिरा है, अर्थात उसका अपना रैंकिंग खोया है, या कौन बढ़त प्राप्त किया है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो 2025 से भारत जो IIT दिल्ली था वो 150वां रैंक हुआ था, इस बार 123 है, तो सुधार हुआ है। वहीं पर बॉम्बे में 118 रैंक था 25 वाले इंडेक्स में,
इस वाले इंडेक्स में क्या 129 है, तो क्या हुआ, यह गिरा है, इसका रैंकिंग इसका गिरा है। वहीं ध्यान रखिएगा IIT मद्रास 227 हुआ करता था पिछले वाले में, तो इस साल 180 है, तो सुधार अंक हुआ है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर खड़गपुर 222 हुआ करता था, इस वर्ष आपको 215 हो गया, तो ये आंकड़े याद रखिएगा। और वहीं पिछले साल आपको गत वर्ष 2025 के रैंकिंग में बेंगलुरु जो संस्थान था, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, वो इस बार 219 हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रैंक गिरा है इसका। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। और स्कोर में आपको यह 2026 का स्कोर दिया गया, स्कोर को अगर ये रिवीजन कर पाए तो रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगातार देखने को मिलते हैं बीपीएससी में। यहाँ से कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। सबसे पहले तो आपको विषय याद रखना, विषय आपसे प्रश्न पूछ सकता है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। यह लगातार चर्चा का विषय था यह टॉपिक। याद कीजिए छत्तीसगढ़ में कुछ पत्रकारों को मार दिया गया, कुछ ठेकेदारों के द्वारा। बहुत से विश्व में ऐसे पत्रकार हैं जिनको अगवा कर लिया गया। तो यह आंकड़ा थीम बनाया गया था, विषय बनाया गया इसी आधार पर। साथ ही साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। कोई भी मान लीजिए एजेंसी होती है, न्यूज एजेंसियाँ होती है जो अपने खबर को सैटेलाइट माध्यम से प्राप्त करती है और विभिन्न न्यूज एंकरों को, न्यूज प्लेटफॉर्मों को देती है। पर एआई क्या कर रहा है, एआई उसके विकल्पों को क्या कर रहा, समाप्त कर रहा है। तो इसी एआई के बढ़ते समस्याओं में यह एक समस्या है कि स्वच्छ पर जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो स्वच्छ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, दृढ़ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सरकार से प्रतिबद्ध जवाब करने वाला रिपोर्टिंग होना चाहिए, किसी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए। तो यह रिपोर्टिंग के लिए एक एआई टूल्स बहुत ही खतरनाक माना जा रहा था, इसको शीर्षक बनाया गया। वहीं ध्यान रखिए 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया, विश्व के 180 देशों को। यह संस्करण कौन सा है, 23वां संस्करण है। तो पहले आप लोग बताइए पहली बार कब आया होगा। अगर हम बात करें इस वर्ष आया 2025 में 3 मई को इसका रिपोर्ट आया है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब यह सूचकांक क्या कहता है कि नॉर्वे पहला है, एस्टोनिया दूसरा है, नीदरलैंड्स आपको तीसरा रैंक है, जो सबसे बेहतर स्वतंत्रता सूचकांक आपको प्रेस का देते हैं। प्रेस को बेहतर विकल्प देते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, सरकारों से सवाल पूछने के लिए, इस प्रकार से चीज़ें। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में बात करते हैं ईरान, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया। तो ध्यान रखिएगा 180, 179, 178 यह श्रेणी याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो 2025 में 191 और 2024 में 159 था। तो इसी रैंक को याद रखिएगा 151, 159। तो इस तरीके से आपको रैंक याद करके जाने, इस रैंक से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो इसको स्टार श्रेणी करके जाइएगा। अगर हम बात करें 2025 में वैश्विक औसत स्कोर कितना रहा, तो 54.7 रहा। अब इसके साथ साथ ध्यान रखें पहली बार कठिन स्थिति की श्रेणी में पहुंच गया। यह रिपोर्ट यह बोल रहा है ना, विश्व पूरा प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बहुत कठिन दौर में गुजर रहा है, जहां पर केवल भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व के संपूर्ण देशों की बात हो रही है, जहां पर प्रेस को है ना स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो रही है। अर्थात लोकतंत्र को स्थापित करने में सरकार के द्वारा दबाव दिया जा रहा है। और ध्यान रखिए इसके साथ साथ केवल सरकार की बात नहीं हो रही, बिकाऊ मीडिया भी कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे भारत में। वैसे वर्ल्ड में भी बहुत से मीडिया है जो सरकार के इन्फ्लुएंस में आ जाते केवल मुद्रा के लाभ में, केवल सरकारी क्या होता है, सरकारी प्रचार जो आपको एडवर्टाइजमेंट होता है उसके राशि में आ जा, क्योंकि सरकारें सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देती हैं, तो इस तरीके से सारी संस्थाएं चलती है। तो इसमें क्या होता है, दबाव में आके काम करना लगता है। तो इसलिए कठिन या अति गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया अधिक देशों को। तो साथ ही साथ याद रखिएगा वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 देश समाचार संस्थान आर्थिक तंगी के कारण से बंद हो गए। रीजन उसके पीछे है कि टीआरपी जब से कॉन्सेप्ट आया है इस क्षेत्र में, टीआरपी, तो ध्यान रखिएगा उस न्यूज़ संस्थान में विकल्प ज़्यादा प्राप्त हुए जहां पर मसालेदार न्यूज़ ज़्यादा चल रहे हैं। तो मसालेदार न्यूज़ चल रहे हैं तो क्या होता है, जो एथिकल न्यूज़ चलाता है या इस प्रकार से जो ट्रूथ न्यूज़ चलाता है उसकी डिमांड हो ही नहीं पा रही, क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए। तो इसलिए यह एक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल रहा है, एक टर्म देखने को मिल रहा है कि जो आर्थिक तंगी से संस्थान गुजर रहे हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यह प्रगति आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा लागू की गई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को भी दर्शाती, जिसका उद्देश्य पत्रकारिता को स्वतंत्रता, पारदर्शिता और मीडिया के क्षेत्र में सशक्त बनाना। देखिए डिजिटल मीडिया नीति 2024 आती है जिसमें बात बोली जाती है कि जो हमारा
प्रिंट मीडिया है और जो हमारा डिजिटल मीडिया है, दोनों को क्या किया जाएगा, उसके लिए स्वतंत्रता, पारदर्शिता और मीडिया के क्षेत्रों को अवसर दिए जाएंगे अपनी बातों रखने के लिए। अब देखिए कितना सही होता है, क्योंकि आप सत्ता का अभ्यास जब मैं आप लोगों को पढ़ाता था डीएनए में, याद करिए, यह सब सत्ता के अभ्यास से प्रभावित है। दिखने में कुछ होगा, धरातल पर कुछ होगा, क्योंकि सत्ता इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी को लेकर। कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कितना होगा, कंट्रोल किस क्षेत्र में होगा, यह सब डिपेंड करता है टॉप पर बैठे हुए प्रभाव वाले व्यक्ति। तो यह केवल भारत की समस्या नहीं है, विश्व के सभी देशों की समस्या है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखना है। तो केवल आंकड़ों को थोड़ा याद करना है, किस तरीके से आंकड़े हैं। तो अगर हम बात करें विशेष रूप से किसी देश की श्रेणी की बात करें तो अमेरिका 57 स्थान दिया गया, 2 स्थान नीचे गिरा है। ट्यूनेशिया 129वां स्थान पर, अर्जेंटीना 87 स्थान पर, तो 21 स्थान नीचे वो गिरा है। फिर ट्यूनेशिया 11 स्थान नीचे गिरा। फिलिस्तीन गाजा की बात करें, स्थिति अत्यंत भयावह है। इजरायली सेना द्वारा जो न्यूज रूम ध्वस्त किए गए, लगभग 200 पत्रकारों की मृत्यु हो गई। अब ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कुछ आपको नए आंकड़े देखने को मिला। तो इस तरीके से कुछ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में चर्चा देखना है। चीन 118वां स्थान है, 178 स्थान है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति किसकी है, मध्य पूर्व में उत्तरी अफ्रीका का है, जिसको मीना क्षेत्र कहते हैं। इसे फैक्ट को याद रखिएगा। अगर हम बात करें 2024 सोशल मीडिया विज्ञापन पर खर्च कितना किया गया है, तो 297.3 बिलियन डॉलर खर्च किया गया। सोच के देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए पैसे की डिमांड की जा रही राज्यों को, पर हम सिस्टम को हैक करने के लिए, सिस्टम पर प्रभाव करने के लिए, या सिस्टम को अपने अनुसार चलाने के लिए हम इतना रुपया खर्च कर दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था अपनी जवाबदेही के साथ काम कर रही है और अपने क्षेत्र में वो विकल्पों की तलाश करके अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का काम करे, तो हम क्यों सोशल मीडिया में विज्ञापन इस प्रकार करें। आप देखिए ना, भारत के क्षेत्र में देखिए, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का विज्ञापन बिहार जैसे क्षेत्रों में मिलेगा। तो बिहार की जनता को क्या मतलब है उत्तराखंड में क्या योजना आ रही है। कुछ हमारे लोग गए वहाँ, तो वहाँ के एडवर्टीजमेंट से देखेंगे ना, या झारखंड में आप जाके देखिएगा, आपको केरला का या तो फिर आपको आंध्र प्रदेश का पेपर में, आपको झारखंड के पेपर में उन राज्यों का विज्ञापन दिखेगा, या बिहार में आप देख लेते हैं। तो इस तरीके से सोच के देखिएगा, विज्ञापन पर खर्च सरकार कितना करती है। जब भी सरकार, अगर इलेक्शन आएगा और लोकसभा हो, विधानसभा का हो, यह दौर और चलेगा। तो सोच के देखिए फिजूल खर्ची कहाँ सरकार के द्वारा की जाती है। ऐसे सारे देशों की बात कहानी, केवल भारत की बात नहीं है। अब है कि वहीं 2000 तुलना में आपको 14% अधिक खर्च किया गया है। तो यह भी फैक्ट आपको डाटा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट जो आया है 2025 में, जिसको हम लोग ध्यान रखिएगा कब जारी किया गया, तो 24 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। प्रकाशन संस्था यूएस का एक सामाजिक आर्थिक मामलों का एक विभाग है, उसके द्वारा जारी किया जाता है हर साल। अब ध्यान रखिएगा, इसमें संस्था के द्वारा क्या किया गया है, सहयोग किया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान, जिसे UNUWIDR कहते हैं। तो इसे याद रखिए, हर वर्ष यह जारी किया जाता है। इसका शीर्षक क्या रखा गया, तो सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। हम किस प्रकार की पॉलिसी में न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा, सोशल प्रोग्रेस के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया गया। यहाँ पर जीवन संतुष्टि के क्षेत्र में आपको सामाजिक रिपोर्ट में यह बोला गया, जीवन संतुष्टि में क्या हुआ है, जैसे गरीबी के क्षेत्र में क्या हुआ है, जलवायु और संघर्ष जोखिम के क्षेत्र में सरकारें क्या कर रही, और रस्टेंड रिपोर्ट 2024 के निष्कर्ष इस सामाजिक जो रिपोर्ट है उसमें क्या कह रहा है। तो जीवन संतुष्टि के लिए ध्यान रखिए, वैश्विक स्तर पर 60% लोग संघर्ष, स्ट्रगल कर रहे हैं। अर्थात विश्व का 60% जो लोग हैं वो वैश्विक स्तर पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, किसी भी रूप में हो सकता है, जीवन जीने के लिए, अपने अवसरों को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से 12% लोग पीड़ा में है, सफरिंग में है, जीवन को बिताने के लिए कष्ट, उनको अपना दैनिक जरूरतें पूरा नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वहीं गरीबी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में, एक्सटेंड पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है उसमें है, गरीबी में, अत्यंत गरीबी में, यानी प्रतिदिन आपको $2.15 से कम जीवन यापन के लिए वो साधन उपलब्ध करा पा रहे हैं। जहां पर वर्ल्ड बैंक ने
वर्ल्ड बैंक ने $3 बोला है कि प्रतिदिन जो नहीं खर्च कर पा रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। वहीं 2.8 अरब से अधिक लोग, विश्व के 1/3 आपको 2.15 से लेकर $6.85 प्रतिदिन आय सृजित कर पा रहे हैं या निर्भर हैं उस पर, तो वो खर्च कर पा रहे, यह फैक्ट याद रखिएगा। जलवायु एवं जोखिम संघर्ष में विश्व बैंक 2024 में हर 5 में से एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के जोखिम से जी रहा है, उस जोखिम में जी रहा है कि कब उस पर जलवायु परिवर्तन का मार हो जाए। हो सकता है वो प्राकृतिक आपदा में अनेक अनेक कारण हो सकता है, बादल फट सकता है, भूस्खलन हो सकता है, पहाड़ों पर पहाड़ टूट के गिर जाएगा, या जलवायु क्षेत्र अगर अब समुद्री क्षेत्र में है तो सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसका तट ही गायब हो जाएगा। तो इसके लिए विश्व जलवायु आपदाओं का उच्च जोखिम बनाया गया, जो 5 में से एक व्यक्ति, हर 5 में से एक व्यक्ति जोखिम से है। अगर इसको रस्टेंट के रिपोर्ट में बात करें तो यह बोलता है 2024 में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में है। 20 में से 7 में से एक व्यक्ति वो किसी न किसी संघर्ष में हो सकता है, वो अपने जीवन को बेहतर करने के संघर्ष में हो सकता है उसको अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो भूख, उसके गरीबी के स्तर पर वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, हो सकता है उसको जलवायु को लेकर कोई प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से हर 7 में से एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, किसी न किसी संघर्ष से चपेट में है। तो यह क्षेत्र याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त युद्ध क्षेत्र है, इस प्रकार से कुछ बहुत देशों में क्या हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है, तो संघर्ष हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, इस प्रकार से भी आंकड़े इसमें शामिल किए गए थे। अब तक राज्य आधारित संघर्षों में दोगुनी हो चुकी है। 2010 से अब तक राज्य आधारित संघर्षों में जो राज्य का कंफ्लिक्ट होता है, राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता पिस जाती है, उसको लेकर भी आपको आंकड़े बताए गए हैं। 2010 के बाद से अब यह दुगना हो गया, डबल हो गया। तो इस आंकड़े को अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट है, इसी में बात करते हैं रोजगार और सुरक्षा में। तो वैश्विक स्तर पर 60% लोग अपनी नौकरी खोने और नौकरी मिलने की आशंका में जी रहे हैं, चिंतित हैं इसको लेकर। बहुत से देखे होंगे विश्व के स्तर के संस्थान, जिसमें हम बात करते हैं गूगल की, बात करते हैं अमेजन की, बात करते हैं, फिर आपको एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था निकाल दिया गया लोगों के द्वारा। तो यह कहीं ना कहीं रोजगार और सुरक्षा, या भारत में बहुत से संस्थान आपको इस तरीके से होते हुए दिखेंगे। फिर आय असमानता में ध्यान रखिए, 2022 में 29 देशों में सिर्फ 1% आबादी पास कुल आय का 20% अधिक हिस्सा था। अर्थात कुल अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग उस देश की जनसंख्या में, तो एक लोगों के पास आपको जो कुल जनसंख्या के लोगों का पास पैसा है, जो कुल लोगों के पास जनसंख्या होगा, तो ध्यान रखिए इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर भारत से संबंधित परामर्श, भारत में एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक केंद्रित नीतियों पर कार्य करने की जरूरत है। नेक्स्ट है जलवायु लचीली रणनीति पर काम करने की जरूरत है, और इसको सिफारिश करने की जरूरत है जो हम इस पर बेहतर विकल्प कैसे ला सकते हैं। ये सब सारे फैक्ट आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करके जाना है, यहाँ से प्रश्न आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जाती है। तो इससे संबंधित आपको यह रिपोर्ट कब आया था, तो 15 अप्रैल 2025 को ये रिपोर्ट जारी किया गया, और यह 2012 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। तो इस साल कौन सा संस्करण होगा, यह प्रश्न पूछ सकता है। तो 13वां संस्करण यह है, वार्षिक प्रकाशन के तौर पर। इसे कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIPC कहते हैं। तो इस फैक्ट को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते। कितने अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है, तो 55 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। अब ध्यान रखिए, जो कुल जीडीपी का 90% से अधिक योगदान करती है, विश्व के कुल जीडीपी जो है उसका 90% भागीदार केवल यह 55% प्रमुख, जो 55 देश जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था वो शामिल करता है। तो इसमें रैंक आपको याद रखना है, रैंक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड और जापान आपको टॉप 6 में रखा गया है, जो इस बौद्धिक संपदा में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अल्जीरिया, रूस, वेनेजुएला। 55 देश आपको वेनेजुएला है, 54 रूस है, 53 अल्जीरिया है, उसके 52 आपको पाकिस्तान है, इसके बाद 51 इंडोनेशिया, 50 इक्वाडोर। तो यह रैंक आना भारत की याद रखें, तो 2025 में 43 और 2024 में 42वां। पर क्षेत्रीय परिषद एशिया के क्षेत्र में 15 देशों में 12वां स्थान इसे दिया गया है, इसे भी याद करके जाइएगा। तो भारत का IP इंडेक्स आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इस तरीके से चीज़ों को कवर करके जाना है। क्लियर है। उसके बाद विश्व जो प्रसन्नता रिपोर्ट, कितना हैप्पीनेस इंडेक्स है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस का स्तर हर देश के लिए अलग अलग मानक है।
जरूरी नहीं है। भूटान के लिए वो प्रसन्नता का स्तर अलग है, भारत के लिए अलग है, विश्व के किसी और देश के लिए अलग है। पर समानता हम बात करते हैं कि समान स्तर पर प्रसन्नता के लिए या हैप्पीनेस के लिए हम किन विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, विकल्पों का। तो विकल्प में ध्यान रखिए कुछ बातें यह बोलता है, उन्हीं विकल्पों के आधार पर यह सूची बनाई जाती है। जहां पर प्रमुख संस्थान, जब प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था 2012 में, तो इस वर्ष आपको आया 20 मार्च 2025 को। तो ध्यान रखिएगा 147 देशों का आपको यहाँ सूचकांक जारी किया जाता है इस लिस्ट में, रिपोर्ट में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रैंकिंग उसके आधार पर होती है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं साथ देती है या सहयोग करती है, इसको भी पूछा जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो वेल बाइंग रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा किया जाता है, गिलेप के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNDSN के द्वारा भी किया जाता है। स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोगों से भी आपको इसमें सहयोग लिया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। रैंक में हम बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड टॉप 3 है। फिनलैंड लगातार 8वां वर्ष विश्व के सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे प्रदर्शन देश में रहा है, प्रसन्न देशों में रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन है, 8वां, तो ये फिनलैंड है, याद रखिएगा। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की रैंकिंग में बात करें तो नेपाल 92 है, 109 आपको, पाकिस्तान 126, म्यांमार 133, श्रीलंका 134, बांग्लादेश है। वहीं हम बात करें निचले के स्तरों में बात करें तो सबसे नीचे अफगानिस्तान 146 पर, सियरा लियोन 145 पर, लेबनान। लगातार चौथा वर्ष जो है अफगानिस्तान इस सूची में सबसे अप्रसन्न देशों में सूची में रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट पूछा जाता है। वहीं पर हम अगर भारत की बात कर ले तो भारत 2025 में ध्यान रखिए 118वां है और 124 में था 126। तो कुछ खुशी आया है भारत में, तो इसको याद रखना। अगर हम 8 सुधार रैंकों की बात करें, इस सूची में कुछ मानक बनाए गए जिसके आधार पर रैंकों की स्थिति बताई जाती है। तो दान देने वाले में हमारा रैंक कितना है, 57 है। समाज सेवा में 10वां है। अजनबियों को सहायता देने में 74वां है। फिर पड़ोसियों को सहायता देने में 115वां है। हम पड़ोसियों को कितना सपोर्ट करते हैं इस रैंक से पता चलता है। पूरी तरह से अजनबी लोगों को सहायता करने में हमारा रैंक 86 है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, जो हमारा प्रसन्नता रिपोर्ट है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें भारत सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किस क्षेत्र में किया है, किस सूचकांक में किया है। तो हम समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किए, और हमारा इतिहास भी वैसा रहा है कि हम सोशल ज़्यादा है चीज़ों को लेकर। अब ध्यान रखिएगा दान देने के शीर्ष देशों में इंडोनेशिया है। सबसे अच्छा संभव जीवन आपको आकलन के लिए शीर्ष फिनलैंड को दिया गया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को याद करके जाना है। नेक्स्ट है आपको सबसे इंपॉर्टेंट पवन ऊर्जा रिपोर्ट। यहाँ से बजट में भी चर्चा इसका है, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा जब भी आएगा इससे संबंधित आंकड़े आपको प्रश्न पूछे जाते। केवल यहाँ रिपोर्ट और सूचकांक की बात नहीं होगी, बात होगी आपके अन्य पार्ट में भारत कौन सा रैंक लाया। जैसे अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है, चौथा है। फिर सौर ऊर्जा में तीसरा है, पवन ऊर्जा में चौथा है। यह कब का डाटा है, 12 अगस्त 2025 का नवीनतम डाटा है। तो इसे याद करके रखिएगा, प्रश्न पूछेगा तो आप उसे अच्छे से देख के आइएगा। वहीं हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, अगर हम वही बात करते हैं कौन टॉप राज्य है, तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, जहां पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। आज जीवाश्म ईंधनों की बात करें तो हम एक शुद्ध आयातक होने के नाते एक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा नेता के तौर पर उभरे हैं, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। अगर बात करें दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहा है भारत। इस तरीके से आपको कुछ फैक्ट पूछ सकता है। और 15 अगस्त के प्राचीर से, जो लाल किला का प्राचीर, वहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा आंकड़े भी कुछ दिए गए, उसी आंकड़े के आधार पर बातें हो रही है। भारत में नवीकरणीय और नवीकरणीय, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के मुख्य स्रोत में बात बोले तो 12 अगस्त 2025 के आंकड़े के अनुसार ध्यान रखिएगा हम लोग 29.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़े हैं। कितना को जोड़े हैं, तो लगभग 29.52 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा अगर हम अब कुल ऊर्जा की बात करें, कितना हमारे पास है नवीकरणीय ऊर्जा, तो जो 234.24 गीगावाट है हमारे पास अभी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें से परमाणु क्षमता को हटा दीजिएगा, कितना 8.78 गीगावाट अलग से वो है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे तो उसको ऐड करके भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखें वही 2023-24 में ये कितना था, तो 198.75 गीगावाट था। तो हम लोग कितना सुधार किए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और हम लोग
500 गीगावाट गैर जीवाश्म 2030 तक लक्ष्य रखे, जिसको हम लोग अभी ही प्राप्त कर लिए। बजट में भी इसकी चर्चा किया गया था, हम लोग उसके करीब हैं। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। सौर ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट को हम लोग पार कर लिए 12 अगस्त के डाटा के आधार पर, कि हम लोग कितना 116.25 गीगावाट 2014 में 2.1 गीगावाट से ऊपर है। तो यहाँ पर कितना उत्पन्न, तो कुल ऊर्जा जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अकेले सौर ऊर्जा का योगदान कितना है, 48% है। एक फैक्ट याद रखिएगा कि इस बार के आंकड़े में नवीकरणीय जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा आ रहा है उसमें सौर ऊर्जा का कितना क्षमता है, तो 48% योगदान दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें पनबिजली क्षमता 49.62 गीगावाट है। जो छोटी पनबिजली योजना जो हमारा है उसमें उसकी क्षमता कितनी है, 5.1 गीगावाट है। वहीं पवन ऊर्जा क्षमता की बात करें तो 51.67 गीगावाट हो गया है। से आपको जो 2024 में जो आपको था, 2014 में जो था 21.02 गीगावाट से ऊपर है। वहीं 11 वर्षों में जैव विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 11.59 गीगावाट हो गई है। तो अतिरिक्त आपको डाटा दिया गया है पवन ऊर्जा रिपोर्ट के अतिरिक्त। मैं सरकार का जो नवीनतम डाटा है उसको पहले रिवीजन कर दिया, उसके बाद आते हैं हम लोग रिपोर्ट पर। यहाँ को आप इसको जरूर कवर करके जाइएगा, यहाँ से जरूर प्रश्न दिख जाएगा। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में पवन ऊर्जा रिपोर्ट की बात करते हैं, उसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसमें भारत का ध्यान रखिएगा कितना हम लोग रिपोर्ट, सोलर ऊर्जा में कितना है, बायो पावर में कितना, स्मॉल हाइड्रो पावर में कितना, विंड पावर में कितना, न्यूक्लियर पावर में कितना, हाइड्रो में। ये आंकड़े भी मैं दिया 12 अगस्त 2025 का ये आंकड़ा पीआईबी का है, जिसे आप लोग रिविजन कर ले। ये बजट का ध्यान आर्थिक सर्वेक्षण का है, इसे याद रखिएगा, जिसमें बताया जा रहा है हम लोग 47.1% आपको नॉन फ्यूसल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाभ उपयोग कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं। अभी कितना हम लोग जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करें तो 52.9%। ये आंकड़े याद रखिए, बजट में क्या किया कहा गया है और इस तरह से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 के अनुसार, तो प्रकाशन संस्था हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की संस्था उसके द्वारा। अब यह प्रथम प्रकाशन 1995 में हुआ था, तो इस बार 31वां प्रकाशन रिपोर्ट है। अगर हम बात करें इसमें 176 देशों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक नीतियों और उससे संबंधित गतिविधियों को क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। उसमें बात की जाए सिंगापुर को किया गया शीर्ष श्रेणी में, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को शामिल किया। सिंगापुर विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, प्रथम स्वतंत्र आपको जो प्राय स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं, जो 70 से लेकर 80 स्कोर के बीच होता है। और इसमें कुल 26 देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, आपको अमेरिका, जापान आता है। तो इसका रैंक थोड़ा देख के जाइएगा। मध्यम रूप से इस श्रेणी में अर्थव्यवस्था आती है जिनके स्कोर इस दायरे में है, जो 60 से लेकर 69.9 स्कोर के बीच होता है। जिसमें ध्यान रखिए जिसको प्रायः गैर स्वतंत्र बोलते हैं, इसमें कुछ मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा सरकार की होती है। तो यहाँ पे भी फैक्ट को जानिए। इसमें कुल विश्व के 60 देशों को शामिल किया जाए, जिसमें भारत, ब्राजील और रूस जैसे देश शामिल होते हैं। जो दमनकारी स्कोर के तौर पर हम लोग नीचे स्कोर में सबसे नीचे कौन है, उत्तर कोरिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दमनकारी नीतियाँ अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। तो उसका रैंक 176वां। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। वहीं हम बात करें भारत की स्थिति में तो 2025 में 128वां है। अगर बात करें 2024 में 126वां था। तो 2 स्थान का क्या हुआ है, नीचे खिसक गया है। अर्थव्यवस्था में किस तरह का सूचकांक दिया जा रहा है, स्वतंत्रता किस रूप से दी जा रही है, ये सारे चीज़ों को देख के जाइएगा। अब जलवायु प्रदर्शन जो हमारा है, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रथम प्रकाशन 2005 में, तो 2025 का कौन सा हो जाएगा, 20वां संस्करण हो जाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट आपको इंस्टीट्यूट और एक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है कैन के द्वारा। इन 3 संस्थाओं से मिलकर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद आपको जारी कहाँ किया गया, ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है। ये अगर पूछना होगा तो COP29 बाकू जो अजरबैजान में हुआ है, वहाँ के मीटिंग में इस रिपोर्ट को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया था, जो 20 नवंबर 2024 था। तो यह फैक्ट पूछ सकता है, कॉमेंट में बताइएगा। जो COP29 कब से कब आयोजित किया गया था, COP23 कहाँ आयोजित किया जाएगा। सारे क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता रखा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। परिसीमा है 63 देशों का है, यूरोपीय संघ शामिल किया गया है। इसके ध्यान रखिएगा लगभग 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके से देशों की सूची बताएगी। इसमें एक खास बात है, टॉप 3 तक कोई देश इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा
उच्च स्तर पर किसी देश के द्वारा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पर चार रैंक से 4th रैंक से लेकर 10 रैंक तक आपको याद रखना है भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 10वां रैंक इसमें आता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। चौथे स्थान पर डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आता है। इस तरीके से याद करके जाना है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में आपको ईरान है 67 है, सऊदी अरब 66 और 65 यूएई है। यह आंकड़े याद रखें। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और याद करके जानी है, जैसे कि आपको 14 संकेतक और 4 प्रमुख श्रेणियां जो बांटी गई है, उसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना योगदान है 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%। तो आप देखते हैं कुल आपको संरचना सूचकांक बनाई जिसमें 100% बनाया जाता है। अगर बात करें शीर्ष 3 स्थानों में किसी भी देश को प्रदर्शन बहुत उच्च श्रेणी में नहीं रखा गया। चीन को विश्व का जो सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है उसको 55 रैंक स्थान दिया गया। अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा आपको उत्सर्जक देश है, 57 स्थान दिया गया। G20 में देश में केवल भारत और यूनाइटेड किंगडम उच्च प्रदर्शन कर हाई जो परफॉर्मर कर रहे हैं श्रेणी में शामिल किया गया। विश्व के 2 देश ऐसे हैं, भारत इसमें शामिल है और यूनाइटेड किंगडम, जो जलवायु परिवर्तन को बेहतर करने के लिए लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको भारत और यूनाइटेड किंगडम का नाम याद रखना है। फिर ध्यान रखें विश्व के 75% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन G20 देशों के द्वारा किया जाता है। यह सब सारे फैक्ट इस सूचकांक में बताए गए हैं, तो इसको अच्छे से देख कर जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। अब इसमें ध्यान रखना है भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, उसमें 2023 में 8वां था, 2024 में 7वां था और 2025 में 10वां था। तो रैंक में गिरावट भारत की कर रही है, गिर रही है, बढ़ रही है। तो 2024 में 7वां था, इस बार 10वां हो गया है। उससे पहले 8वां था तो 7वां हुआ था, तो सुधार हुआ था एक स्तर का। तो इस तरीके से रैंकों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें भारत का प्रदर्शन विभिन्न श्रेणियों में, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हम लोग 13 रैंक लाते हैं। वहीं ऊर्जा उपयोग में 11वां है, जलवायु नीति में 7वां है और नवीकरणीय ऊर्जा में 33वां है। तो ध्यान रखिए उच्च श्रेणी में रखा गया आपको ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कार्य करने के लिए और ऊर्जा उपयोग करने के लिए। फिर आपको मध्यम में जलवायु नीति के लिए रखा गया है, वहीं नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रखा गया। तो इस तरीके से फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। क्लियर है। अब है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक है। 2006 से इसे जारी किया जा रहा है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। 12 फरवरी 2025 को इसको इस वर्ष जारी किया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा संस्करण इस वर्ष का होगा। अब है कि उद्देश्य इसका क्या है, देशों और क्षेत्रों में चरम मौसम घटनाएं जो होती हैं उसका प्रभाव का मूल्यांकन करना। देखते हैं आपको एक्सट्रीम लेवल पर मौसम में परिवर्तन हो जाता है। मानसून पहले हो रहा है, किसी क्षेत्र में सुखाड़ हो रहा है, किसी क्षेत्र में बाढ़ ही आई हुई है, पूरा तबाही मचा हुआ है। इस प्रकार के जोखिमों को यह जांच करता है जर्मन वाच, ठीक है ना, जलवायु जोखिम सूचकांक के तहत। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें 94,000 चरम मौसमी घटनाओं को दर्ज किया गया। विश्व में ऐसी 94,000 मौसमी घटनाएं थी जिसके कारण लोगों को जोखिम हुआ है। वहीं पर इससे 7.65 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, मानवीय क्षति हो गई, ये विश्व में ये आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर क्या किया जाए आर्थिक हानि हुई है, जो मुद्रास्फीति समायोजित करता है। तो ध्यान रखिएगा यह कहीं ना कहीं इतना व्यापक क्षति मानी जाती है कि हम 4.2 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी के बराबर आपको यह क्षति विश्व में हुई है मौसमी घटनाओं के कारण। तो इस तरीके से याद रखिएगा वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित देश, तो यह 22 के आंकड़े को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा 1-2 साल पीछे का, जिसमें बात कर रहा है कि पाकिस्तान, बेलीज देखिए ध्यान रखिएगा, बेलीज आपको उत्तरी अमेरिका के पास जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी के पास यह देश है, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा इस कहाँ पर है बेलीज, तो इस लोकेशन को याद करके जाइएगा। फिर उसका इटली है तीसरा, तो यह रैंक 1, 2, 3 है। वहीं 1993 से लेकर 2022 में सर्वाधिक क्षति किसको प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखिए डोमिनिका, चीन और होंडुरास, जो ये 3 टॉप है जो 1993 से लेकर 2022 तक जोखिम, जलवायु जोखिम ज़्यादा झेले हैं। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें मुख्य प्रभाव क्या रहे हैं, तो मृत्यु में प्रमुख कारण तूफान 35%, हीट वेव के कारण 30% और बाढ़ के कारण 27% लोगों का जान गया है। वहीं आर्थिक हानि की बात का कुल का सबसे अधिक हिस्सा तूफान में 56% आपको हानि हुई, जो आपको 2.33 ट्रिलियन आपको
अर्थव्यवस्था, डॉलर की अर्थव्यवस्था के बराबर क्षति पहुंचाए। तो ये सब सारे फैक्ट आपको देख के जाना है। अगर हम बात करें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो याद रखना है प्रकाशन संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU है जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। जारी कब किया गया? 27 फरवरी 2025 को। अब इसके अतिरिक्त याद क्या रखना, इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष इस साल रहा था 2024 का विश्व का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष था, जहां पर ध्यान रखिएगा लगभग आपको कितने देशों का, आपको लगभग 60-70 देशों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 70 देशों का क्या हुआ? चुनाव हुआ है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, विश्व में 70 देशों का चुनाव इस वर्ष हुआ था 2024 के वर्ष में। तो विश्व का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष बोला गया। लोकतंत्र की स्थिति में सुधार के बजाय गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक लोकतंत्र में अपनी सबसे कमजोर स्थिति इस वर्ष लाई है। विश्व के सभी देश लोकतंत्र को बहाल करने में कहीं पीछे रह गए। इस रिपोर्ट के आधार पर ये बातें हो रही। नॉर्वे लगातार 16 वर्ष प्रथम स्थान पर प्राप्त किया, जो पूर्ण लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में आता है, जहां पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन को टॉप 3 में रखा गया। वहीं तानाशाही देशों की श्रेणी में आपको सबसे अंतिम में अफगानिस्तान, म्यांमार, उत्तर कोरिया, इन तीनों को रखा गया। 167 देशों को सूची में शामिल किया गया, जिसमें सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, तब म्यांमार का, तब उत्तर कोरिया का। भारत की स्थिति 41वें स्थान पर, जो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के साथ यहाँ पर खड़ा है। हालांकि USA भी इसी श्रेणी में आता है, तो इसे याद रखिएगा, त्रुटिपूर्ण श्रेणी में USA को भी रखा गया है। अब हम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाशन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है, TI के द्वारा किया जाता है। 1993 में स्थापना इसकी की, जो मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में। सूचकांक प्रारंभ 1995 से करता है। यह फैक्ट याद रखिएगा। उद्देश्य सत्ता, रिश्वत और गुप्त सौदों को दुरुपयोग रोकने के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचकांक बोध सूचकांक को जारी करता है। जारी कब किया गया सूचकांक? तो 11 फरवरी आपको 2025 को। यह 30वां संस्करण होगा, क्योंकि 1995 से यह जारी हो रहा था। यह फैक्ट याद रखिएगा। जो भी इस प्रकार के आंकड़े आपको ध्यान रखें, अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रगति की सीमित है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पर वो प्रयास उस स्तर पर नहीं जहां पर लोकतंत्र को और लोगों को सेवाएं आपूर्ति करने के लिए आवश्यक है। इस फैक्ट को इसमें बताया गया। वहीं पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ में ध्यान रखिए उच्चतम स्कोर रखा गया। वहीं पर उप सहारा क्षेत्र में न्यूनतम स्कोर है और एशिया प्रशांत का औसत स्कोर देखने को मिला है। शीर्ष प्रदर्शन करने में डेनमार्क लगातार 7वें वर्ष है, जो प्रथम स्थान पर है। विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश माना जा रहा है। तो इसमें यह याद रखिए, डेनमार्क 7वें स्थान पर। देखिए प्रश्न में आपको यह सब पूछा जा सकता है, कौन लगातार 7वां है, कौन लगातार 10वां है, कौन लगातार 11वां है। हर सूची में कुछ कुछ अलग फैक्ट है, तो उसको रिवीजन करके आइएगा। अगर हम बात करें सबसे कम भ्रष्टाचार का, तो 3 सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। वहीं सबसे अधिक भ्रष्टाचार देशों की सूची में देखें, सबसे अधिक है दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और भारत की स्थिति 96 है, जिसके साथ मालदीव और गाम्बिया को साथ में रखा गया। तो ये सब फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि 96 रैंक किन किन देशों को प्राप्त हुआ, या भारत के साथ कौन सा देश इस सूची में समान रैंक रखता है। तो गाम्बिया और मालदीव दोनों का याद रखिएगा। इस फैक्ट को अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो हम इसी के साथ उम्मीद करते हैं इन सूचकांक से जो भी प्रश्न है आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक उसको कवर कर दिया गया है, ताकि आप एग्जाम में कंफर्ट जोन में जाके एग्जाम को दे पाएँ। नेक्स्ट हम लोग क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक और देखेंगे, राष्ट्रीय सम्मेलन को अलग से। तो दोनों सम्मेलनों से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर दिखता है। यहाँ से सब टॉपिक के तौर पर 2-3 प्रश्न और भी दिख जाएगा। संस्था से संबंधित, संस्था के किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके आंकड़े क्या है, या उसके नवीन योजना परियोजना क्या है, उससे भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे और भी चीज़ों का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। हमें समय देने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।